नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो जो इसकी पीडीएफ है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो इंस्टा का पेज है हमारा जरूर फॉलो कर लें। कुछ आकस्मिकता के कारण जो है वो 2-3 दिन का गैप हो गया है, तो आप लोग उसका लोड मत लीजिएगा। कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स रहते हैं, आप लोगों के कोई भी टॉपिक जो है मिस नहीं होगा। इतना जो है विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। तो देखेंगे हम आज किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, काफी बार इसको कवर किया है हम लोगों ने। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है, गोवा में लागू है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, समान नागरिक संहिता। मतलब जैसे पर्सनल लॉज होते हैं ना, आप देखेंगे हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है। तो कहा जाता है कि अगर व्यक्ति है, जैसे ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जो था आपका, उसके संदर्भ में जब हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उन्होंने बोला कि देखिए एक एक होता है धर्म, ठीक है ना, और दूसरा होता है व्यक्ति। तो उन्होंने बोला कि धार्मिक जो आपकी व्यवस्था है, धार्मिक जो आचरण है वो वैयक्तिक संदर्भ से ऊपर, मतलब व्यक्तियों के, मतलब मानवाधिकारों से ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी भी देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जो भी पर्सनल लॉज हैं, है ना, जो भी इस तरीके के जो आपके कानून है अलग अलग धार्मिक पंथों के अंतर्गत, समुदायों के अंतर्गत, तो उनको एक ही तरीके से जो है वो गवर्न किया जाएगा। तो उससे मानवाधिकारों का संरक्षण होगा। इसको देखेंगे डिटेल में। दूसरा डिजर्टिफिकेशन, तो यूएनसीसीडी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जब यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में सुना होगा आपने। रियो जब आपकी समिट होती है, जिसको आप अर्थ समिट बोलते हैं, 1992 में, उसके अंतर्गत ही जब आप देखेंगे तो आगे चल के जो है आपका सीबीडी दिखाई देगा, यूएनसीसीडी दिखाई देगा। और आपका देखिए, और यूएनएफ ट्रिपल सी तो है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और यूएनएफ ट्रिपल सी जो है आपका साइंटिफिक विंग है आपकी, उसकी भी जो है आपका क्या है, आईपीसीसी जो होती है वो रिपोर्ट देती है, वो भी यहाँ पर टॉपिक कवर किया गया। अब देखिए सेकंड और फोर्थ टॉपिक दोनों एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, इंटरलिंक्ड है दोनों के दोनों। कि आईपीसीसी क्या करती है, रिपोर्ट देखती है, साइंटिफिक विंग है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर एक्शन लिया जाता है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। तो डिजर्टिफिकेशन को देखेंगे कि किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है ना। रीड जो है आपका REED, जो रीड है और रीड प्लस है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, तो इसमें भी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है यूपीएससी, ठीक है। इसको देखेंगे। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है ये आपका। तो एनवायरमेंट का टॉपिक है सेकंड और फोर्थ। पहला जो टॉपिक है आपका वो जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट हो गया। सेकंड और फोर्थ एनवायरमेंट, मतलब जीएस पेपर थर्ड जो है आपका हेल्थ का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। और उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, इसको भी हम लोगों ने कवर किया है। एनवायरमेंट का भी एंगल है ये आपका, एनर्जी का भी आपका ये एंगल है। तो ये जीएस पेपर थर्ड में इसको आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे ही उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जब सेकंड टाइम यहाँ पर लिया शपथ, मतलब जो कार्यभार वो है आपके संभालने के बाद, उन्होंने बोला कि भैया जो हमने वादा किया था, आपको कमिटमेंट किया था कि राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, तो उसके संदर्भ में कि उसके क्या इंपैक्ट होंगे, उसके लिए उन्होंने एक जो है एक्सपर्ट पैनल को जो है उसको एग्जामिन करने के लिए जो है बनाने की घोषणा की है। ये कंटेक्स्ट है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है हमको। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो सीधी बात है कि हमारे यहाँ क्या है, भारत बोलते हैं ना कि विविधता में एकता है। मतलब हमारे यहाँ धर्म, जाति, ठीक है ना, समुदाय,
है ना, रेस, रिलीजन जिसको बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं आप, है ना, और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 में भी ये आपका बाइफरकेशन किया गया है। तो हमारे यहाँ संस्कृति के आधार पर, समुदायों के आधार पर, मतलब कई आधार पे क्या है, हमारे यहाँ विविधता है, समझिएगा। तो कई सारे धार्मिक पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके पर्सनल लॉज भी डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो उसके लिए क्या किया जाए कि जो उनके सभी जो आपके समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, पंथ जिनको आप बोलते हैं, तो उनके वैयक्तिक कानूनों को रिप्लेस करना है, एक यूनिफॉर्मिटी लाना है और उसी से जो है उनको गवर्न करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये देश के सभी नागरिकों के वैयक्तिक मामलों में जो है ये लागू हो जाएगा। तो इससे मानवाधिकारों का संरक्षण होगा। तो जो बहुत सारे कानून हैं उनकी जगह एक कानून बना के और उसी से विभिन्न जो पंथ है हमारे यहाँ उनको गवर्न करना, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब ये कहां पर है, तो आर्टिकल 44 में है, पार्ट 4 है, ये डीपीएसपी में रखा गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है ये आपका, और क्या है, संवेदनशील मुद्दा है ये आपका। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी चीज है, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। ये डीपीएसपी में बोला गया है। ऐसा क्यों रखा गया? डीपीएसपी का मतलब ये कि जब राज्य के पास वैसी व्यवस्था हो संसाधनों की, है ना, तब वो जो है वहां पर व्यवस्था कर पाएगा। क्योंकि पेपर सेकंड और पेपर जो मतलब पेपर सेकंड में जो आप पार्ट सेकंड देखेंगे और पार्ट थर्ड देखेंगे और पार्ट 4 देखेंगे, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो पार्ट सेकंड नागरिकता से रिलेटेड है, तो पहले नागरिकता दे दी हमने, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स दे दिया हमने। ठीक, ये फंडामेंटल राइट्स कैसे? जिनकी गारंटी दी गई है आर्टिकल 32 और 226 में रिट जारी करने की। लेकिन वो अधिकार, वो भी मूल अधिकार ही है, वो भी आपके प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिरूप ही है, जो डीपीएसपी में मैक्सिमम चीजें देखेंगे। लेकिन उनको गारंटी नहीं दी गई क्योंकि उनको जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया नेचर पे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ही ये आपका कि इसको जो है प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा। राज्य का ये आपका कर्तव्य है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नागरिकों को समान नागरिक संहिता जो है मुहैया कराया जाए। अब इसके बाद आर्गुमेंट देखिए इसके बारे में। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना, जैसे मैट्रिमोनियल आपके लॉज वगैरह है, शादी विवाह से संदर्भित है ना, तलाक वगैरह से रिलेटेड है ना, उसमें भत्ते वगैरह की भी बात आती है। शाहबानो का आपने केस सुना भी होगा। ठीक है ना, तो ये सिंप्लीफाई करेगा हमारे लीगल सिस्टम को। ठीक है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें समांगता, सजातीयता को जो है वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसके बाद ये लॉज को रिलीजन से डिसएसोसिएट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये मेंटेन करेगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, है ना, वही लिखा गया है यहाँ पर। और जो विखंडनकारी, जो आपके विखंडनकारी जो शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको रोकने में सहायक होगा, बिल्कुल ठीक है। इससे जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगी, सिविल और फैमिली मैटर्स में ये उसको भी स्टैब्लिश करेगा। इसके बाद ये प्रमोट करेगा मोनोगैमी को, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है या जो वुमेन का जो आपका बेटरमेंट है उसको ये इंश्योर कर पाएगा, है ना, महिलाओं की जो स्थिति है आपकी समाज में उसको और अच्छा करेगा। इसके बाद जो एक पूर्वाग्रह बना हुआ है महिलाओं के खिलाफ पर्सनल लॉस को लेके, जैसे डाइवोर्स और मेंटेनेंस को लेके, तो उनको भी दूर करने में ये मदद करेगा। इसके बाद हमारे देश को सेक्युलर बनाएगा, ये जो हमारी सोसाइटी का सेक्युलर फैब्रिक है उसको स्ट्रेंथन करेगा ये, है ना, और एकता अखंडता को बढ़ाएगा। सेक्युलरिज्म को ये आपका प्रमोट करेगा, सिक्योर करेगा ये आपके ह्यूमन राइट्स को और बहुत सारे पर्सनल लॉस को जो आपके वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। तो मानवाधिकारों का संरक्षण करेगा, है ना, ये सीधी बात है, यही संदर्भ है इसका। इसके बाद इसके अगेंस्ट में क्या है आर्गुमेंट, ऐसे ही आंसर राइटिंग भी की जाती है। हमने कुछ फेवर में पॉइंट्स दे दिए और कुछ उसके अगेंस्ट में दे दिए। लास्ट में जो हमने कंक्लूड किया, वहां पर कंक्लूजन दिया, वो प्रैग्मेटिक दे दिया थोड़ा सा, है ना, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वहां पे कोई कंक्लूजन दे दें हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सबसे पहला जो यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है खिलाफ में, विरोध में जो आपका आर्गुमेंट किया जा रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि भैया हमारे संविधान निर्माता अगर इसको इतना आवश्यक समझते तो उसको डीपीएसपी में क्यों रखते? पहली चीज, है ना, कुछ पॉइंट खुद ही समझिए। दूसरी चीज, इस विषय को वो यूनियन लिस्ट में शामिल करते ताकि जो संसद है वो संसद को विशेषाधिकार देके ताकि पूरे देश में लागू किया जा सके। लेकिन इस चीज को समझिए कि ऐसा कर देते तो 1947 में तो हम वैसे ही विभाजन का दंश झेल रहे थे, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर भी हमको विपक्ष में तर्क लिखने हैं, तो हमने पहला पॉइंट ये लिख दिया। ठीक, दूसरा कि यहां पर ये समझिएगा कि अगर सरकार या राज्य, समझिए, है ना, अगर जो हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है और जो वेस्ट में है उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ ऐसा है कि मान लीजिए कि नेशनल इंटीग्रिटी की बात आ जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ आ जाए, तो वहां पर राज्य को युक्ति युक्त आयाम पर वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती वो।
है ना, सरकारें अगर वहां पर भी करना चालू कर देंगी, अगर राज्य वहां पर भी हस्तक्षेप करेगा, है ना, धार्मिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता वर्ड जो है एक्यूरेट नहीं है, इसको पंथ निरपेक्षता लिखा करिए आप लोग। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि अगर ऐसा कर दिया गया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया, तो इससे ये होगा कि जो आपके माइनॉरिटी है ना, जो आपके माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि उन पर विचारों को थोपा जा रहा है, किसका, बहुमत का। और ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है अल्पसंख्यकों में, जो है इस तरीके की भावना का जो है प्रसार होने से क्या होता है कि हर तरीके की जो है सामाजिक सौहार्दता पर जो है वो ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि अभी तक कोई जो है आपका क्लियर कट ब्लूप्रिंट भी नहीं है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आप कैसे जो है वहां पर जो है उसको लागू करेंगे। ठीक, इसके बाद ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और उसी के कारण जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव यहाँ पर देखा जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ही। ठीक है ना, अब इसके बाद जो आगे का रास्ता है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड किया जाना चाहिए लोगों के बीच में, और जागरूकता कार्यक्रम के आधार से, जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा उनमें जो है जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब डिजर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारी सरकार ने कई सारी जो है स्कीम्स को यहाँ पर लागू किया है डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए। तो डिजर्टिफिकेशन है, होता क्या है, तो सबसे पहला लैंड डिग्रेडेशन, मतलब क्या कि जो आपकी भूमि है उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, मतलब जो उसकी गुणवत्ता के आयाम में, उसमें क्षरण होना। ठीक, अब इसमें क्या हो जाता है, वो जो आपकी लैंड होगी, मिट्टी वगैरह होगी, तो वो ड्राई हो जाएगी आपकी, और ये बहुत सारे परिणामों को फिर आगे जनरेट करेगी, बहुत सारे परिणाम वहां से उत्पन्न करेगी। ठीक है ना, ठीक है, उसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें मानव गतिविधियां भी हैं, जलवायु परिवर्तन भी है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी प्रोडक्टिव लैंड होती है, जो क्वालिटेटिव लैंड होती है, उसका क्षरण, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, उसमें कई सारी क्लाइमेटिक जो आपके एस्पेक्ट भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल। अब मेन कॉज क्या है डिजर्टिफिकेशन का, तो सबसे पहला ओवर ग्रेजिंग हमारे यहाँ। ठीक है ना, उससे जो है आपका लैंड की जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या देखेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, फर्टिलिटी लॉस होगा, डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, ऐसा क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। दूसरी चीज आबादी बढ़ रही है ना, तो वनों का अधिक से अधिक उन्मूलन किया जा रहा है, तो उससे जो आपका मृदा है उसका क्षरण होगा। क्यों, क्योंकि जब पेड़ वगैरह होते हैं तो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जब मिट्टी नहीं हो, मिट्टी होल्ड नहीं होगी, वहां पर पेड़ वगैरह नहीं होगा, आपने काट दिया, तो पानी वहां पर जब गिरा तो वो उसके साथ रन ऑफ हो जाएगी, वो उसके साथ बह जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक कारण है। तीसरा अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेजी, द्रुतगामी गति से, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनका भी डाइवर्जन हो रहा है, किसमें, अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के रूप में, अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे। तो इसका मतलब क्या कि पॉइंट्स वही हैं जो हमेशा से, कि अब तीव्र शहरीकरण हो रहा है, तो बहुत सारी जो आपके कृषिगत जो भूमि थी उनको भी जो है डाइवर्जन किया जा रहा है, किसमें, किसमें किया जा रहा है, शहरीकरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और उसका रीजन भी है, क्योंकि जो है महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों की जो है वो जीवन स्तर में भी बदलाव आया है, तो उनकी आवश्यकताएं भी हैं जो उनको उस ओर जो है वो अट्रैक्ट कर रही। ठीक है, इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है, ये तो सबसे बड़ा कारण है ही है। इससे जो है आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है, कि कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। जैसे भारत में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही समय बाढ़ आ रही होती है, और वेस्ट साइड में उसी साइड पे जो है सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका डिसरप्शन देखा जाता है ड्राई और वेट साइकिल में पूरा का पूरा, तो ये अल्टीमेटली देखेंगे तो ये भी एक कारक है आपका डिजर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद रॉन्ग प्लगिंग, जो आपकी प्लाइंग, जो आपकी जिसको जुताई बोलते हैं आप लोग, है ना, तो जिसको प्लो बोला जाता है, तो जो प्रैक्टिसेस होती है जुताई की, है ना, जो अवैज्ञानिक होती हैं। ठीक है, तो गलत जुताई से, जो गलत तरीका है जुताई का, उससे भी जो है मृदा का कटाव होता है, उसकी उर्वरता में जो है ऋणात्मक प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर वगैरह ही है, और मैन मेड जो है आपकी जो डिजास्टर है वो भी है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल जो आपकी लैंड है, फूड, जो एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसमें क्या पड़ेगा, उसकी उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा, और जो आपकी क्वांटिटेटिव की वहां पर जो है भूमि भी धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रही है, तो भूमि की उपलब्धता भी कम हो रही है। ठीक है ना, इसके बाद जो है आपका फूड इनसिक्योरिटी आएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉप में भी जो आपका
वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटकम है, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ईल्ड में जो है वो कमी आ जाएगी। इसके बाद माल न्यूट्रिशन आएगा, इसी से बिल्कुल लिंक्ड है, हंगर बढ़ेगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो है ही है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी जो आपकी फ्लोरा फौना है उन पर भी जो है, उनकी जो है अस्तित्व पर, उन पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। इसके बाद जो आपका वेजिटेशन कवर है उसमें लॉस हो ही रहा है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा, पशु और मनुष्य के लिए जो भोजन की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद जो जेनेटिक डिसीज वगैरह है उनकी रिस्क भी बढ़ सकती है, जैसे कोविड-19, और पॉवर्टी तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है अल्टीमेटली। तो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिया है, तो सबसे पहले नेशनल एफोरेस्ट्रेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया उन्होंने। इसके बाद नेशनल एफोरेस्ट्रेशन जो अफॉरेस्ट्रेशन जो है आपका प्रोग्राम बनाया गया था फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड एडजॉइनिंग एरियाज थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये जो है रीड प्लस से भी आप देखेंगे, क्योंकि जहां पर कम्युनिटी या पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सरकार के द्वारा लागू की गई कोई भी योजना जो है वो सफल नहीं हो पाती है अपेक्षित रूप से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल मिशन भी है ग्रीन इंडिया को लेके, जिसका एम क्या है, इसमें प्रमोट करना है, किसमें, अवेयरनेस लोगों में। इसके बाद संरक्षण करना है हमको, ऐसे समझिए फ्लोरा फौना में, तो प्रोटेक्ट भी करना है, फिर उसको रिस्टोर करना है, और जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना भी है, फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट दोनों एरियाज में, ठीक है ना। ग्रीन मिशन ऐसा है। इसके बाद इंटीग्रेटेड वाटरशेड जो आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंडिया साइनेटरी भी है, हस्ताक्षर करता भी है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, किसके लिए, डिजर्टिफिकेशन से कॉम्बेट करने के लिए, यूएनसीसीडी बोला जाता है इसको, है ना। 94 का है कि 95 का है ये आपका, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और कोवैक्सीन की बात है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी आपूर्ति को अभी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है WHO ने, है ना। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोवैक्सीन के बारे में जान लीजिए आप कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। इसको इमरजेंसी यूज के लिए जो है वहां पर WHO ने गत वर्ष जो है अनुमति दी थी, ठीक है ना। और उस समय जो है इसके संदर्भ में जो है WHO ने पर्याप्त रूप से इंस्पेक्शन वगैरह नहीं किया था, क्योंकि इमरजेंसी यूज के लिए इसको लिस्ट में शामिल करना था, ठीक है ना। और उसने ये बताया था कि मतलब ये कोरोना वायरस के लिए जो है उससे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नॉर्मल सी चीज है ये। अब WHO का जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उन्होंने बोला है कि कोवैक्सीन जो है सुरक्षित है, इसमें सेफ्टी से रिलेटेड जो है इस तरीके का कोई चिंता का विषय नहीं, यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर WHO ने पूछा कि कंपनी जो है डेफिशिएंसी को क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है कंपनी, मतलब यहाँ पर WHO ने पूछा कंपनी से कि आप एड्रेस करिए डेफिशिएंसीज को जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है। मतलब बेसिकली वो चाह रहे थे कि यहाँ पर अपग्रेडेशन हो, है ना, स्पेसिफिक चेंजेस लाए जाएं उसमें, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कोवैक्सीन की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कभी भी जो है फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब हमारे यहाँ इसके यूज के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज्ड किया गया, इसको किसके द्वारा किया जाएगा, तो ड्रग्स कंट्रोलर और जनरल, जो आपका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उस समय क्या किया गया कि इसकी सुविधाओं का पुनः उपयोग किया गया, जैसे कुछ का उपयोग जैसे किया गया, जैसे पोलियो, रेबीज, जो आपका जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है, तो उसके टीके के उत्पादन के लिए भी किया गया था, है ना। ये नॉर्मल सी जानकारी है, बस इसको रीडिंग मारिए और आगे की ओर निकलना है हमको, ठीक है। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके उत्पादन के लिए जो है विशेष रूप से कोई डिजाइन की गई सुविधा जो है वो एब्सेंट है, ये बताता है, ये इंडिकेट करता है। यहाँ स्पेसिफिकली जो डिजाइन की गई थी फैसिलिटीज कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, वो जो है आपका एब्सेंट है, ठीक है। अब इशू क्या है जो आपकी वैक्सीन कंपनीज होती हैं उनके अपग्रेडेशन में, तो सबसे पहली चीज कि अगर इनको किसी भी स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए जो है अपग्रेड करना है तो किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए होती, तो इसको पहले तो कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ेगा, जो कंपनी कर नहीं सकती। क्यों? जो कंपनियों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे जो है उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। उसके बाद जब पीक चल रहा था पैंडेमिक का, तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके उन्नयन के लिए जो आवश्यक, मान लीजिए कि नया इसमें किसी भी तरीके का अपग्रेडेशन करना है तो टेक्नोलॉजी की भी यूज होगी, टेक्नोलॉजी तो वहां पर एम्बेडेड करना ही होगा ना, आवश्यक है वो आपका। तो उसके लिए नए इक्विपमेंट्स भी लाने होंगे, तो उसकी नए उपकरणों की खरीद करना है, आपूर्ति करना है, ठीक है। तो वो क्या थी, टाइम कंस्ट्रेंट तो वहां पर था ही, दूसरी चीज वायबिलिटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वहां पर वो बहुत महंगा मिल रहा था, मतलब वहां पर इकोनॉमिक जो है आपकी वायबिलिटी वो भी नहीं थी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जैसे जब से इसको बनाया गया है ना, जब से इसको बनाया गया कोवैक्सीन को, तो उसी के बैच के बारे में बोल रहे हैं
कि 120 दिन उसमें लगता था। तो बंद होने और सुविधा जो फैसिलिटी के लिए जो अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो उसमें लगभग 6 महीने का टाइम लग सकता था। इस तरीके से टाइम भी बहुत ज्यादा, वहां पर टाइम की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, है ना, जो कर नहीं सकते थे। ये सब मुद्दा है। अब इसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय एक्यूट अर्जेंसी थी कि वैक्सीनेट किया जाए पॉपुलेशन को, क्योंकि पैंडेमिक कोविड जो है वो उससे हाहाकार मच गया था। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जो भी कंपनी होती है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है ना, तो अगर वो फिर से अपग्रेडेशन कर रही है या पुनर्निर्माण करना चाह रही है सुविधाओं का, है ना, तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता होती है कि रिस्क को वो आपके कैलकुलेट करे, पहली चीज। उसके बाद जो है शट डाउन करे अपने प्लांट को, फिर उसके बाद वो टाइम भी ले, पैसा भी लगाए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है ना। तो जिस समय आपातकाल चल रहा था उस समय इसको जो है ऑथराइज भी किया गया, और इसने जो है वहां पर जो है बहुत अच्छी भूमिका का भी निर्वहन किया। कोवैक्सीन बहुत लोगों ने लगवाया, मैक्सिमम लोगों ने, और किसी तरीके की जो है विशेष जो है उसका ऋणात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है। ठीक, इसके बाद जो प्रोसेस है अपग्रेडेशन की वो क्या है, तो सबसे पहली चीज की ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर जो है कई सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो डोमेस्टिक सप्लायर्स के द्वारा मिल भी नहीं जाते, मिलते भी नहीं है, उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, तो उनको इंपोर्ट वगैरह करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई कंपनी एक बार अपग्रेड हो जाती है, तो जब उसको अपग्रेड कर दिया गया अगर, तो उसके लिए मान लीजिए कि जो कमर्शियल अप्रूवल है, मतलब जो अगर कमर्शियल उसको काम करना है कमर्शियली, तो उसके अप्रूवल में भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट में काफी टाइम मिलता है। बिल्कुल शुरू से जो है नए सिरे से नियामक जो भी वहां पर रेगुलेटरी बॉडी होगी, तो उससे फिर वहां पर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके कमर्शियल यूज के लिए, उसके व्यवसायिक उपयोग के लिए। इसके बाद कंपनी या फर्म जो है वो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू जो है वहां पर उनको गुजरना पड़ता है। तो कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, जो रेगुलेशन से रिलेटेड होती है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर है, मैन्युफैक्चरिंग, तो उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए भी वो वहां पर कार्य उनको करना पड़ता है ना, उस प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ऑडिट है या अप्रूवल है जो आपका, है ना, ये भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ही पार्ट है। अब यहाँ पर इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित करने से क्या होगा, तो सीधी बात है कि ये जो अपग्रेडेशन है वो डिसरप्ट कर देगा आपका सप्लाई को कोवैक्सीन के। इसके बाद आईपीसीसी के बारे में यहाँ पर जो है नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए समझिएगा। आईपीसीसी जो आपका है ये आपका साइंटिफिक विंग है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है आपका कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। ठीक है, तो इसका जो आपका साइंटिफिक विंग है वो आपका क्या है, आईपीसीसी है। यही रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि अभी क्या है वैश्विक संदर्भ में जलवायु की क्या ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तभी तो हम एक्शन लेंगे जब हमारे पास डेटा होगा। अब ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, इसी में जो आपका WMO है जिसको वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और UNEP को मिला के, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है, तो भैया रिपोर्ट देना, आकलन रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, स्पेशल रिपोर्ट्स देना, है ना, किसके संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। ठीक, इसके बाद ये जो है खुद इंगेज नहीं है किसी साइंटिफिक रिसर्च में, ये सिर्फ डेटा उपलब्ध कराती है। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जो है ये डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है ना, और उससे फिर निष्कर्ष निकालने के लिए बोलती है, वहां से फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। की पॉइंट बता रहे हैं असेसमेंट रिपोर्ट की, तो सारी चीजें वही हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं, है ना। मूल्यांकन रिपोर्ट जो है हर कुछ वर्षों में प्रकाशित होती है, और उसी के बाद जो है नए नए जो है आपके कन्वेंशंस भी देखे जाते हैं। ठीक है ना। इसमें पृथ्वी की जलवायविक स्थितियों का जो है, स्थिति का व्यापक रूप से जो है वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है ये किस काम आती है, तो भैया इस रिपोर्ट से जो डेटा आएगा, तो उससे जो सरकारें हैं वैश्विक आधार पर, घरेलू स्तर पर, तो उस तरीके से सरकारी नीतियों को इंप्लीमेंट कर सकेंगी। तो एक तरीके से ये आपका साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है। इसके बाद अभी तक जो है 6 ऐसी रिपोर्ट जो है आ चुकी हैं, है ना। 6वीं रिपोर्ट जो आपकी आकलन रिपोर्ट है प्रकाशित की जा चुकी है। इसके ये 3 भागों में आ रही है। अब इसके बारे में कुछ कुछ डेटा बता रहे हैं। चीजें वही है कि भैया यहाँ पर जो है इंटेंस और फ्रिक्वेंट हीट वेव्स देखे जा रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम जो आपकी वेदर कंडीशन, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा जो है बाढ़ वगैरह देखा जा रहा है ना। इस तरीके के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं जहां पर एक्सट्रीम रेनफॉल देखा जा रहा है, सी लेवल में डेंजरस राइज देखा जा रहा है ना। ड्रॉट भी जो है काफी दिनों तक, मतलब प्रोलॉन्स जो आपका ड्रॉट वगैरह देखा जा रहा है। ग्लेशियर्स भी लगातार मेल्ट हो रहे हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो पहले लक्ष्य था हमारा कि 1.5 डिग्री के अंतर्गत सीमित करना है, जो प्री आपका
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला जो आपका पीरियड है, उससे हमने लिया था कि 1.5-2 डिग्री के अंदर हमको रखना है हमारे वैश्विक तापन को, लेकिन अब ये जो है ये भी रखना जो है क्या हो गया, मुश्किल पड़ रहा है। और ये बोला जा रहा है कि 2100 के अंत तक जो है आपका 21वीं सदी के अंत तक जो है 4.8 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पर हो सकता है तापमान का। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल टाइम के, ठीक है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगले 2 दशकों में जो है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो आपदाएं हैं वो होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। भले ही जो है पूरा विश्व जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए कार्यवाही कर रहा है, तो भी जो है एक्सट्रीम जो आपकी कैलामिटीज हैं, एक्सट्रीम जो आपकी जैसे पैंडेमिक्स वगैरह, इस तरीके के जो है प्रभाव देखे जा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ऑनगोइंग जो क्राइसिस है आपका यूक्रेन और रशिया का, तो उसके कारण क्या हो गया कि क्रूड ऑयल का जो आपका प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो आपका रिन्यूएबल भी है और जो आपका रिड्यूस कर सकता है इंडिया की वल्नरेबिलिटी, जो इंटरनेशनल शॉक से हमारी पूरी इकोनॉमी में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा हो गया तो उससे सारी चीजें महंगी हो गई, और इन्फ्लेशन वैसे भी जो है बहुत ज्यादा है अभी। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जो खत्म नहीं हो सकती, अक्षय लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। और अक्षय जो है आयाम से अक्षय संसाधनों से ही एकत्र की जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वयं प्रकृति कर लेती है। जैसे आपका सन रेज हो गई, है ना, सनलाइट हो गई, विंड हो गई, रेन हो गया, टाइड्स हो गया, जियोथर्मल हीट हो गई, वेव्स हो गई, है ना। मणिकरण कहाँ है और क्यों फेमस है वो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद चैलेंजेस क्या है इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले वायबिलिटी की बात होती है। क्यों, क्योंकि R&D के लिए जो है बहुत टाइम भी लगता है ना। बहुत ज्यादा जो आपके मॉनेटरी डायमेंशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा फंडिंग वगैरह की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये सबसे पहली चीज। इसके बाद जो इसको जनरेट किया जाता है वो इंटरमिटेंटली किया जाता है ना। एक साथ जो एकदम से नहीं किया जा सकता कि आप जो है एकदम से जैसे पेट्रोल का यूज किया और एनर्जी का यूज करने लग गए, तो इसमें काफी टाइम वगैरह लगता है। फिर बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो स्टोर नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी को विद कंपेयर टू, जो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो ग्रिड स्केल की तरह, है ना। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वित्तीय व्यवहार्यता जो है उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं कि भैया जितने पैसा और जितना समय लगा के आप इसका उत्पादन कर रहे हैं, क्या ये वहां पर व्यवहार शामिल होगी। बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है आपके, कुछ भी नए पॉइंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है कोल बेस्ड आपके प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का सबसे सस्ता विकल्प है। तो उसके लिए भी जो है ये आपका प्रतिस्थापन के रूप में जो है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा को, है ना। क्योंकि ये जो है आपका व्यवहार्यता में क्या है, अक्षय ऊर्जा जो है आपका ये क्या है, बिग कंस्ट्रेंट इसलिए है क्योंकि ये महंगा भी है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और कोल बेस्ड जो है आपका चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इस तरीके की चुनौतियां हैं सामने। तो लोग बोलते हैं कि भैया पैसा बचाया जाए तो उसके लिए वो भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की, टू व्हीलर्स की बात करेंगे तो इसमें जो विजिबिलिटी ज़्यादा दिखती है ना। अब यहीं पर जो भारत का अधिकांश जो आपका तेल है वो भारी ट्रकों में जो है आपका क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि माल वाहक के संदर्भ में आज भी रोड सबसे बड़ा जो है वहां पर संदर्भ बना हुआ है, ठीक है ना। और लिथियम बैटरी जो है आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स और जो आपके टू व्हीलर्स है वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या बड़े बड़े ट्रक जो चलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक। क्यों, क्योंकि वहां पर लिथियम बैटरी का यूज होता है और लिथियम बैटरी जो है उसके लिए वाइबल नहीं है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत को इसके लिए लिथियम कोबाल्ट की आवश्यकता भी होगी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसकी ऑलरेडी भारत में जो है कमी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि इन सब चुनौतियों को देखते हुए अगर हम हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो गेम चेंजर के रूप में साबित हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो है ना, प्रोड्यूस किया जाता है ना। और ये स्प्लिट हो जाता है इसमें वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि आपका रिन्यूएबल जो है आपका एनर्जी का एक फॉर्म है। इसके बाद ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट जो है आपकी इंडस्ट्रियल गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है लार्ज स्केल में, जैसे पेट्रोलियम है आपका, रिफाइनिंग जो आपकी इंडस्ट्री होती है, स्टील है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इससे इंडस्ट्री में जिस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है उसको बोला जा रहा है जो इंडस्ट्रीज में वगैरह, जो आपका इंडस्ट्रीज उद्योगों में जो उत्पादन किया जाता है उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। ये प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस से, ठीक है। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, लेकिन ये किस तरीके का आयाम है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, ठीक है। तो इसको ब्लेंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ग्रे हाइड्रोजन के साथ,
है ना, उसके साथ मिश्रित किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है उसको ग्रे हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, ब्लेंड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसका स्कोप काफी ज्यादा व्यापक है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ब्लेंड किया जा सकता है कंप्रेस्ड जो आपकी नेचुरल गैस है सीएनजी के साथ। ठीक है, जो ऑलरेडी भारत में जो है व्यापक रूप में यूज किया जा रहा है सीएनजी। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि ये जो है आपका एक तरीके के विकल्प के रूप में काम करेगा। जैसे हम जो क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस वगैरह है ना, तो वहां पर जो है आपका इस तरीके की जो चुनौतियां हैं उसको भी ये एड्रेस कर पाएगा। ठीक है ना, तो जो आंशिक रूप से हम आयात करते हैं प्राकृतिक गैस जिसकी आवश्यकता है हमको होती, तो उसको पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पे जो हम इसका उपयोग करने लग जाएंगे तो जो भी उससे रिलेटेड चुनौतियां उसको भी दूर करने में ये सहायक होगा। और इसमें जो है कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, है ना, इसीलिए तो ये ग्रीन एनर्जी बोल रहे हैं हम इसको। इसके बाद जिसमें मान लीजिए कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का यूज किया जाता है ना, जिसको ऑर्गेनिक मटेरियल आप बोलते हैं। ठीक है ना, और बायोमास का यूज किया जाता है ना, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, थ्रू केमिकल प्रोसेस। जैव भार जैसे कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से हाइड्रोजन को विमुक्त करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें जैव भार जैसे कार्बनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उपयोग जो है लंबी दूरी के लिए भी किया जा सकता है, जैसे रेलवेज में, बड़े बड़े जहाजों में, बसों में, ट्रकों में। तो ये सब बताया जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, इसको रीडिंग मार लीजिएगा एक बार। आगे का रास्ता ये है कि कैटलाइज करना चाहिए हमको हाइड्रोजन इकोनॉमी को, क्योंकि इंडिया में जो हमारी टोटल ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें 70 से 80% हम जो इम्पोर्ट करते हैं। फिर वही बात होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है हम एड्रेस कर पाएंगे, उसको पॉजिटिव बना सकेंगे, है ना, और हमारे यहाँ जो है वो फॉरेक्स में वृद्धि होगी, है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल अगर कम होगा और एक्सपोर्ट बिल हमारा ज्यादा होगा तो उससे देश में, राज्य में जो है सरकार को जो है राजस्व जो है वो उसका आधिक्य होगा, तो वो उसका उपभोग करेगा हमारे यहाँ सामाजिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, आर्थिक जो है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली उससे जो है देश का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है ना, उसके अलावा हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को जैसे वित्तीय वगैरह के लिए, प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी आवश्यकता होगी, तो उनको भी मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। और बड़े पैमाने पे हमको जो है यहाँ पर क्रिएट करने की, बनाने की आवश्यकता है लार्ज स्केल रिफ्यूलिंग नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, उसी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और पहला जो एमसीक्यू है हमारा उसमें पूछा जा रहा है जो आपका सी ऑफ जापान है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका मार्जिनल सी है, ठीक है ना, किसके किसके बीच, जो जापानीज जो आपका आर्किपेलागो है ना, और आर्किपेलागो बोलते हैं। उसके बाद जो सखालिन है आपका, और कोरियन पेनिनसुला और रशिया के बीच, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो जापानीज आपका ये द्वीप समूह बोलते हैं जिसको आर्किपेलागो लिखा गया है, तो वो सेपरेट करता है आपका सी ऑफ जापान को, किससे अलग करता है, तो पैसिफिक ओशियन से करता है। दूसरा भी ट्रू है आपका, पहला भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इसकी जो सीमा है वो जापान कोरिया जो नॉर्थ और साउथ दोनों, और रशिया उसके द्वारा जो है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई टाइड नहीं आता यहाँ पर, ड्यू टू इट्स नियरली कंप्लीट इनक्लोजर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सिंपल सा ये पॉइंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा था कि सही कौन सा है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें ये मैप देख जाइएगा आप लोग, है ना, सी ऑफ जापान का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा गलत विकल्प है। तो पहला ये कि इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 10 अप्रैल को, बिल्कुल ठीक है। इस बार जो ऑब्जर्व किया गया इसको, तो 10 अप्रैल को जो होम्योपैथी के संस्थापक है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, क्या नाम है इनका, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल जो आपके हैनीमैन है, उनके जो आपके जयंती के संदर्भ में इसको मनाया जाता है, जो आपके संस्थापक हैं होम्योपैथी के, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत पूछा जा रहा है, दोनों सही है। तीसरा ये कि इस बार का जो थीम था 2022 का, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है भाई साहब, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।